हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौजबार और होने भी चाहिए। मैं गौरव तमीजा आज आपके सामने एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 16 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने कवर करा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का टॉपिक। उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि वो पेपर में 1 to 3 मार्क का आ सकता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करा। हमने देखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद प्रोमिसरी नोट का क्या मीनिंग है। उसके बाद हमने उसमें डिफरेंस देखा। 3 पार्टीज के बारे में हमने पढ़ा था, ड्रॉर, ड्रॉर और पे। मैं एक बार आपको डिफरेंस याद दिलवाता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा जो ड्रॉ करता था वो ड्रॉर होता था, जो सेलर होता था। और हमने वहां पे लिखा था क्रेडिटर इज द ड्रॉर, मतलब जो क्रेडिट अलाउ कर रहा है वो ड्रॉई के लिए, जो बायर है उसके लिए वो क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता था, बनाता था। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता था? जिसने उधार लिया है। डेटर इज द ड्रॉ, मतलब जिसने पैसे देने हैं वो खुद ही प्रॉमिस करेगा सेलर को, बायर खुद प्रॉमिस करेगा सेलर को कि भाई मैं तेरे पैसे दे दूंगा। इसके लिए वो प्रोमिसरी नोट बनाकर दे देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर था, ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे। क्यों? क्योंकि बेटा ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि भाई सर आपने पैसे देने हैं। और प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस है, पे करने का, प्रॉमिस टू पे है। क्योंकि ड्रॉई खुद ही वादा करता है कि मैं भाई पैसे दे दूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस कंपलसरी होती है। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो बेटा वो सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, सिर्फ रद्दी है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। सेलर अगर, मतलब ड्रॉअर अगर बिल बनाएगा, बिल बनाकर ड्रॉई को देगा, बायर को देगा, तो बायर को उसको साइन करके वापस करना पड़ेगा ड्रॉअर के पास। वो बिल फिर रखा होगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब जब तक ड्रॉई बिल पे साइन नहीं करेगा, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। और प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉअर और पे। ड्रॉअर जो बेटा बिल का मेकर होता है, जो बिल बनाता है। ड्रॉई जिसके ऊपर बनाता है वो ड्रॉई। और पे अल्टीमेटली जिसको पैसे मिलने हैं। अगर ड्रॉअर को ही पैसे मिलने हैं तो वही पे है। अगर आगे उसने किसी को एंडोर्स कर दिया, आगे उसने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो बेटा पे थर्ड पार्टी बन जाती है। और प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होती है, एक प्रोमिसर और एक पे। प्रोमिसर जो वादा कर रहा है पैसा देने का, और पे जिसको पेमेंट मिलनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है वो किसकी होती है? एक्सेप्टर की ही होती है। ध्यान रखना, जो लाइबिलिटी होती है वो एक्सेप्टर की होती है। अगर एक्सेप्टर नहीं देता तो बेटा पेमेंट नहीं करता। मैंने आपको एक केस सिखाऊंगा, डिस्काउंट का केस या फिर एंडोर्समेंट का केस। अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा और मैंने अगर आगे किसी बिल को एंडोर्समेंट कर दी है, तो थर्ड पार्टी को पेमेंट ड्रॉअर को करनी पड़ेगी। और प्रोमिसर की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 कॉपीज बनती हैं और प्रोमिसरी नोट की एक ही कॉपी बनती है। और स्टैंप कंपलसरी होते हैं बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में, और प्रोमिसरी नोट में भी स्टैंप जरूरी है, कोई भी केस क्यों ना हो। तो हमने बेटा ये 3 चीज़ें पढ़ रखी हैं। 3 बंदे कौन कौन से? ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर इज अ पर्सन। ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर कौन है? वो बंदा, मतलब सेलर, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है। ही इज द क्रेडिटर ऑफ द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके ऊपर बनाया जाता है? बायर के ऊपर। तो कह रहा है ही इज द क्रेडिटर ऑफ द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। बेटा अगर ए ने सामान बेचा बी को, ए सोल्ड गुड्स टू बी, और ए ने ही बिल बनाया, तो ए ड्रॉअर हो गया। और किसके ऊपर बना रहा है? ड्रॉई के ऊपर। और बेटा ड्रॉई के लिए ए लाइबिलिटी है, क्योंकि ड्रॉई ने, बी ने ए का पैसा देना है। अगर ए ने सामान बेचा बी को, मैं इधर दिखाता हूं आपको। अगर ए ने गुड्स बेचे बी को, ये कौन हो गया? ड्रॉअर। और ये कौन हो गया? ड्रॉई। ए ने पैसे लेने हैं बी से, और बी ने पैसे किसको देने हैं? ए को। तो ए के लिए जो बी है वो तो डेटर है। ए के लिए जो बी है वो डेटर है, और बी के लिए जो ए है वो क्रेडिटर है, क्योंकि बी की लाइबिलिटी है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ही इज द क्रेडिटर ऑफ द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बना है वो उसका क्रेडिटर है। तो
बी के लिए ए तो क्रेडिटर ही था, और यहाँ पे हमने पढ़ा था बेटा क्रेडिटर ही ड्रॉअर होता है, वही बिल बनाता है। उसके बाद आया ड्रॉई। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस। ड्रॉई वो बंदा है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए। ही इज द पर्सन टू होम द क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड बाय द ड्रॉअर। ये वही बंदा है जिसको ड्रॉअर ने उधार दिया है, क्रेडिट ग्रांट किया है। ए ने उधार दिया बी को, तो बेटा बी ही ड्रॉई है, मतलब जो बायर होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ये फिर से नोट करना है, वैसे मैं नोटिंग करवा चुका हूँ, आपको फिर से नोट करना है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, कर लोगे अच्छी बात है, तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। एक बार इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो ड्रॉअर जो बेटा मेकर है बिल का, या जो राइटर है जो बिल को लिख रहा है, ये वही बंदा है जो बेटा क्रेडिटर है किसका, ड्रॉई का। ये वही बंदा है जिसने क्रेडिट ग्रांट किया है, जिसको उधार दिया है वो कौन होता है, ड्रॉई। वो कौन होता है, ड्रॉई, मतलब जिसने सामान खरीदा है, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। और अल्टीमेटली जिसको बिल का पैसा मिलना है वो होता है पेई। पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू हुम द अमाउंट इज पेबल। जिसको फाइनल अमाउंट पे होना है, जिसको फाइनल अमाउंट पे होना है वो पेई है। अगर बिल ड्रॉअर के पास रखा है तो ड्रॉअर कौन होगा, पेई हो गया। और अगर ड्रॉअर ने आगे किसी को बिल दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्समेंट कर दी है, तो वो कौन हो जाएगा, पेई हो जाएगा। तो तीन बंदे ड्रॉअर, ड्रॉअर और पेई, ये हम चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं, जो आपकी जर्नल एंट्रीज करने में, जो आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे पेपर में 6 मार्क्स के, उसमें वो काम आएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक आया, अच्छा यहाँ तक किसी का रहता है तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, मैं आगे दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज है वो है टर्म ऑफ अ बिल। अब टर्म ऑफ बिल क्या होती है बेटा, बिल बनाने में जिस दिन बिल बनता है और जिस दिन ड्रॉअर को पैसा मिलेगा या पेई को मतलब पैसा मिलेगा उस बिल का, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है। सपोज मैंने आज एक बिल बनाया, ध्यान से समझना मेरी इस बात को, मैंने आज एक बिल बनाया 1 जनवरी 2020 को। ये जो बिल है ये 3 महीने का है, जो 3 महीने ड्यू होंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखना, 3 मंथ्स की बात चल रही है, आज ही हम चीज सीखेंगे। अगर हमें मंथ्स में बोल रखा है तो कैलकुलेशन मंथ्स में होती है। 1 जन है बेटा कोरस्पॉन्डिंग डे, फर्स्ट 3 महीने बाद, 1 जन टू 1 फेब 1 महीना, 1 फेब टू 1 मार्च 2 महीने, और 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीने। 1 अप्रैल 2020, ये 3 महीने का बीच का क्या है, टाइम पीरियड। इसी को हम बोलते हैं टर्म ऑफ द बिल या टर्म ऑफ अ बिल। जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ और जिस दिन वो ड्यू होगा पेमेंट के लिए, इसको हम ड्यू डेट बोलते हैं, सीखेंगे आज। जिस दिन बिल को बनाया गया और जिस दिन बिल ड्यू हो रहा है पेमेंट के लिए, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको टर्म ऑफ अ बिल बोलते हैं। जैसे 3 महीने, ये जो है ये टर्म ऑफ अ बिल है। इसमें हमें कुछ और चीजें सीखनी है, एक बार देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। कह रहे वो टाइम पीरियड किसके बीच में, जिस दिन बिल बनाया गया है। पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन, मेरे केस में बिल कब बनाया गया, 1 जनवरी 2020 को, एंड डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू, और बेटा जिस दिन वो बिल पेमेंट के लिए क्या होगा, ड्यू होगा, इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द बिल, उसको क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ द बिल। तो टर्म ऑफ द बिल क्या है, वो टाइम पीरियड, वो टाइम गैप किसके बीच का, जिस दिन बिल बनाया गया और जिस दिन बिल ड्यू होगा पेमेंट के लिए। आज बिल बनाया, 1 महीने बाद ड्यू होगा, तो वो 1 महीने का जो गैप है वो टर्म ऑफ अ बिल है या टर्म ऑफ द बिल है। 2 महीने का टाइम पीरियड है बिल बनाने में और बिल की पेमेंट ड्यू होने में, वो टाइम पीरियड टर्म ऑफ द बिल है। 3 महीने का गैप है, 3 महीने टर्म ऑफ द बिल है। अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा। 2 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, वो देखेंगे।
बेटा आप जरा ध्यान से समझना, और मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा, प्लीज जरा उसको ध्यान से समझना। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, ये नोटिंग का टाइम दूंगा भी, आपको सिर्फ चीजें समझनी है। डेटेड 12th जुलाई 2020, पेबल 3 months आफ्टर डेट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बनाया गया है 12 जुलाई 2020 को, 12 जुलाई 2020 को, पेबल आफ्टर 3 months, पेबल 3 months, यहां लिखा है आफ्टर डेट। बेटा आफ्टर डेट का मतलब होता है जो टर्म ऑफ बिल है वो स्टार्ट होनी है। चलो इस केस को बाद में समझेंगे, पहले एक मेरा एग्जांपल देखना। मैं 1 जैन को बिल बनाता हूं, ये क्या है, बिल ड्रॉन। 5 जैन को क्या हुआ, बिल एक्सेप्टेड। मैंने 1 जनवरी को बिल बनाया था और 5 जैन के दिन 5th जनवरी को ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट करा, मतलब उस पर साइन करा। अगर तो वर्ड लिखा है आफ्टर डेट, अगर वर्ड लिखा है आफ्टर डेट, आपको टर्म ऑफ बिल देखना है कि वो कहां से स्टार्ट होगा। अगर आफ्टर डेट वर्ड लिखा है तो जो बिल का टाइम पीरियड है 3 महीने का, सपोज बिल बना है, वो 5th जैन से स्टार्ट होगा। अगर एक बिल बनाया गया 1 जनवरी को, 5 जनवरी को उसको एक्सेप्ट करा गया, और क्वेश्चन में अगर आपको लिखा है कि जो बिल बना है 3 months, पेबल 3 months आफ्टर डेट, क्या वर्ड यूज्ड है, आफ्टर डेट। अगर आफ्टर डेट लिखा है तो आप सोचोगे एक बार कि ये बिल का जो टाइम पीरियड है कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से या 5th जनवरी से, 1 जनवरी से या 5 जनवरी से। शायद मैंने आपको 5 जनवरी बता दिया है, लेकिन ध्यान से समझना, ये जो बिल स्टार्ट होगा टाइम पीरियड ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। मैं फिर से समझाता हूँ एक बार, नेक्स्ट पेज टर्न करो, वहाँ देखना। आपने 1 जनवरी को 2020 को क्या है, बिल ड्रॉन। 5th जनवरी 2020 बिल एक्सेप्टेड। आपको बोला गया है जो बिल है, बिल इज पेबल 3 months आफ्टर डेट, बिल इज पेबल 3 months आफ्टर डेट। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर डेट, जो टर्म ऑफ बिल है, मतलब ये जो 3 महीने हैं, अब आपको सोचना है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। 3 महीने हम 1 जनवरी से देखेंगे या 3 महीने हम 5th जनवरी से देखेंगे। आफ्टर डेट है, जिस दिन बिल बना उसी दिन से बिल का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो 3 महीने आप कैलकुलेट करोगे वो 1 जनवरी से करोगे। क्वेश्चन में आपको वर्ड स्पेसिफाइड है आफ्टर डेट, बिल इज पेबल 3 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब है जिस दिन बिल बनाया गया है उसी दिन से उसका टर्म ऑफ बिल हमें चेक करना है। जो 3 महीने देखेंगे हम बेटा वो 1 जनवरी से देखेंगे, मतलब जिस दिन बिल बनाया गया। उसकी जो एक्सेप्टेंस है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी जो एक्सेप्टेंस है हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे बिल वो 10 जनवरी को एक्सेप्ट करे, हैप्पी बर्थडे टू मी, 15 जनवरी को एक्सेप्ट करे, 3 महीने हम देखेंगे हम 1 जनवरी से, क्योंकि वर्ड क्या यूज है, आफ्टर डेट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड है वर्ड आफ्टर डेट, तो आफ्टर डेट में जो टर्म ऑफ बिल है, मतलब जो 3 महीने हमें देखने हैं, वो किस दिन देखने हैं, जिस दिन बिल बनाया गया है 1 जनवरी से लेकर 3 महीने हम देखेंगे। जिस दिन बिल की एक्सेप्टेंस हुई, बिल एक्सेप्ट हुआ, उस दिन से हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे एक्सेप्टेंस 1 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो। बिल का
जो टाइम पीरियड है, टर्म ऑफ बिल है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। सपोज 1 जनवरी को क्या बनाया, 2020 को। नेक्स्ट केस बता रहा हूँ, ये केस 1 था। ये क्या है, बिल ड्रोन। बिल बनाया गया 1 जन 2020 को। 10 जन 2020 के दिन, 10 जनवरी 2020 के दिन ये क्या है, बिल एक्सेप्टेड। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड है बिल इज पेबल 3 months आफ्टर साइट। बेटा आफ्टर साइट का मतलब ये यहाँ पर बात चल रही है जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ। आपने बिल बनाया 1 जनवरी को, बिल को की जो एक्सेप्टेंस हुई है, जो बिल को एक्सेप्ट करा गया है वो करा गया है 10 जनवरी 2020 के दिन। 10 जनवरी 2020 के दिन ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है, जो टर्म ऑफ बिल है, आगे क्या लिखा है, आफ्टर साइट, वो 10 जन से स्टार्ट होगा। हम 10 जनवरी से 3 महीने कैलकुलेट करेंगे, 3 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी से नहीं करेंगे। बिल आफ्टर साइट का क्या मतलब है, अगर बेटा आफ्टर साइट है, जिस दिन हमने उसको देखा, मतलब जिस दिन उसने ड्रॉई ने एक्सेप्ट करा, उस पर साइन करा, एक्सेप्टेंस जो दी है साइन करके वो 10 जनवरी को दी है, तो उस दिन से 10 जनवरी से वो 3 महीने का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार डिफरेंस। पहला हमने देखा बेटा एक आफ्टर डेट, जिस दिन बिल बना और जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ। अगर आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट में आपको एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन बिल बनाया गया है, जिस दिन बिल बनाया गया है, फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन बिल बनाया गया, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, उसी दिन से टर्म ऑफ बिल स्टार्ट होगा। मतलब 1 जनवरी से, चाहे वो 5 को, 10 को, 15 को एक्सेप्टेंस जब भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आफ्टर डेट लिखा है तो 1 जनवरी 2020 से ही 3 महीने कैलकुलेट होंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है क्या, आफ्टर साइट, मतलब जिस दिन बिल एक्सेप्ट होता है उस दिन से टर्म ऑफ बिल स्टार्ट होता है। अगर 1 जनवरी को बेटा सपोज ए ने सामान बेचा बी को, तो ए ने बिल जो बनाया वो कब बनाया, 1 जनवरी 2020 को। बी ने जो उसकी एक्सेप्टेंस दी है, जो उसको एक्सेप्ट करा, साइन करा, वो 10 जनवरी को है। तो सर अब हमें जो 3 महीने देखने, बिल इज पेबल 3 मंथ्स आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब है जिस दिन एक्सेप्टेंस मिली है, एक्सेप्टेंस मिली है 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी के दिन से हमारे 3 महीने स्टार्ट होंगे, टर्म ऑफ बिल स्टार्ट होगा। ये आप देख सकते हो बेटा, जरा ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हम आज की क्लास में जो हमने नया टॉपिक पढ़ा वो क्या है, टर्म ऑफ बिल। पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। बेटा वो टाइम पीरियड किसके बीच में, जिस दिन बिल बनाया गया है, एंड डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। बेटा जिस दिन वो क्या हुआ है, ड्यू हुआ है, इस कॉल्ड टर्म ऑफ बिल द बिल, उसको टर्म ऑफ द बिल बोलते हैं। इफ अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, ये सेकंड केस है बेटा। अगर बिल बनाया गया है कब, आफ्टर साइट, द टर्म ऑफ द बिल, मतलब जो टाइम पीरियड है, begins to run from the date of citing, that is when the bill is accepted। यही चीज मैंने आपको बताई थी। ये बेटा सेकंड केस है। अगर बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट है, मतलब जिस दिन बिल देखा गया, बिल को एक्सेप्ट करा गया, तो जो टर्म ऑफ बिल है वो बेटा एक्सेप्टेंस की डेट से स्टार्ट होगा। जैसे मेरे केस में 1 जनवरी को बिल बनाया और 10 जनवरी को उसकी एक्सेप्टेंस हुई है। और क्या लिखा है, बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, एक्सेप्टेंस उसकी कब हुई है, 10 जनवरी के दिन, मतलब दैट इज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड 10 जनवरी को। तो बेटा द टर्म ऑफ द बिल रन्स फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग, मतलब जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो 3 महीने हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 10 जनवरी से करेंगे। सेकंड केस, मतलब जो हमारा पहला केस था, व्हेन द बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट, अगर बिल बनाया गया है आफ्टर डेट, द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल। अगर बिल ड्रॉ हुआ है आफ्टर डेट, ये ध्यान रखना है आपको, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। आफ्टर डेट है
जो टर्म ऑफ द बिल है, जो टाइम पीरियड है, बिगिंस टू रन, कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल। ये जो हमने पहला केस पढ़ा, बिल बनाया 1 जनवरी को, उसकी एक्सेप्टेंस हुई 5 जनवरी को। 5 को हो, 10 को हो, 15 को, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो बिल का टाइम पीरियड है वो बेटा जो टर्म ऑफ द बिल है वो स्टार्ट होगा जिस दिन बिल बनाया गया, वो था 1 जनवरी 2020। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मैं ये चीज़ आपको एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूँ। टर्म ऑफ द बिल क्या है? जिस दिन बिल बनाया गया, जिस दिन बिल ड्यू होगा पेमेंट के लिए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना, वो टाइम पीरियड जिस दिन बिल बनाया गया और जिस दिन बिल ड्यू होगा पेमेंट के लिए, वो टाइम पीरियड टर्म ऑफ द बिल है। तो पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच अ बिल इज ड्रॉन, पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन which a bill is drawn and that on which it becomes due called the term of the bill। जिस दिन बिल बनाया गया, जिस दिन वो ड्यू होगा, उसके बीच का टाइम पीरियड जो है वो टर्म ऑफ द बिल है। अब ये टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट करना है? जिस दिन बिल बनाया गया, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ, ये चीज हमें देखनी है। इफ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब है देखने के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद। तो बेटा बिल स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस की डेट से, जिस दिन एक्सेप्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग। वो हमारा केस नंबर 2 था, 1 जनवरी और 10 जनवरी वाला। 1 जनवरी को बिल बना, 10 जनवरी को एक्सेप्टेंस हुई। जो 3 महीने स्टार्ट होंगे वो 10 जनवरी से होंगे अगर आफ्टर साइट है। ध्यान रखना, आफ्टर साइट है तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट होता है उस दिन से टर्म ऑफ बिल स्टार्ट होती है। और अगर बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट, जिस दिन मर्जी एक्सेप्ट हुआ हो, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस दिन भी बिल बना हो हमें सिर्फ उससे लेना देना है। जिस दिन बिल एक्सेप्ट हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर डेट लिखा होगा, चाहे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद एक्सेप्टेंस क्यों ना हो। जो 3 महीने हैं वो जिस दिन बिल बनाया गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल, बिल बिगिंस टू रन। तो यही चीज आपको समझ आ गई होगी। यहां पर आप एक बार वीडियो पॉज कर सकते हो और इसकी नोटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप एक बार वीडियो पॉज कर सकते हो और इसकी नोटिंग कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको वीडियो पॉज करके ही नोट करना अगर अभी तक नोट नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ आई वो आई ड्यू डेट। नेक्स्ट जो चीज़ आई वो आई ड्यू डेट। ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट। ड्यू डेट वो डेट है जिस दिन बिल की पेमेंट ड्यू होती है, या जो पेमेंट है बिल की वो ड्यू होती है पेमेंट के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था मैं वही लेता हूँ। अब बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड, चलो मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 जनवरी 2020। पेबल 3 months आफ्टर डेट। अब आफ्टर डेट लिखा है तो बिल का जो टाइम पीरियड है वो किस दिन स्टार्ट होगा? बिल का जो टाइम पीरियड है वो किस दिन से स्टार्ट होगा? जिस दिन बिल बनाया गया है। बिल जो बेटा बनाया गया है वो 1 जनवरी 2020 को बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा है 3 months आफ्टर डेट। हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं है। अगर एक्सेप्टेंस की डेट भी गिवन होती कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सपोज 10 जनवरी है, 15 जनवरी है, उसका कुछ लेना देना नहीं था। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर बेटा क्वेश्चन में बोला है मंथ्स तो कैलकुलेशन होगी मंथ्स में। अगर क्वेश्चन के अंदर मंथ्स बोला है तो बेटा कैलकुलेशन होगी मंथ्स में। तो व्हेन
द पीरियड ऑफ द बिल इज इन मंथ्स, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट विल बी इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर मंथ्स, उसके हिसाब से होगी। 1 Jan 2020। देखो जब मंथ्स में कैलकुलेशन होती है आपको जो टाइम पीरियड देखना है, जो 3 महीने देखोगे, पहले एक काम करो, डेट सेम लिख दो, डेट फर्स्ट ही आएगी, डेट फर्स्ट ही आएगी। आप जो देखते हो वो कोरस्पॉन्डिंग डे देखते हो, जो आप देखते हो वो कोरस्पॉन्डिंग डे देखते हो कि किस दिन होगा। अब 3 महीने, अब ये मत सोचना कि बेटा 1 जनवरी से 31 जनवरी एक महीना, फिर 1 फरवरी, फरवरी का दूसरा महीना और मार्च का तीसरा महीना, नहीं। अगर यहाँ पे 1 जनवरी है तो बेटा जो ड्यू डेट है वो फर्स्ट को ही आएगी। अब आपको 3 मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। 3 मंथ्स कब होंगे? 1 जन, 3 महीने काउंट करो, फेब, मार्च और अप्रैल। तो बेटा 1 अप्रैल 2020 ये आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। तो जो आपकी ड्यू डेट है वो 1 अप्रैल 2020 हो जाएगी। मैंने आपको क्या बोला, अगर मंथ्स के अंदर कैलकुलेशन है, अगर मंथ स्पेसिफाई है तो कैलकुलेशन मंथ्स में ही होगी। अब आप 3 महीने देखोगे, 3 महीने ये मंथ में काउंट कर लेना, लेकिन डेट फर्स्ट थी तो फर्स्ट ही रहेगी, कोरस्पॉन्डिंग डे देखते हैं। अब जैन 1 महीना, फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल, तो 3 महीने हो जाएंगे 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को 3 महीने हो जाएंगे। जो 3 महीने थे वो टर्म ऑफ बिल था, और बेटा 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को जो बिल की पेमेंट है वो ड्यू होगी, इसको बोलते हैं ड्यू डेट। बिल की पेमेंट करने के लिए 3 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। बिल की पेमेंट करने के लिए 3 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। ड्यू डेट में बेटा 3 दिन ऐड होते हैं, 3 days ऑफ ग्रेस, 3 days ऑफ ग्रेस। अप्रैल 1 अप्रैल में 3 दिन ऐड करो, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल 2 दिन और 4 अप्रैल। बेटा 4 अप्रैल 2020 इसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। 4 अप्रैल 2020 को हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, कि जिस दिन बिल की मैच्योरिटी होगी पेमेंट होगी। जिस दिन बिल बना, आपको मंथ में कैलकुलेशन बोली है तो आपको 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी बोला है मंथ्स में ही कैलकुलेट करना है। 1 जनवरी है तो बेटा 3 महीने देख लो, फेब, मार्च और अप्रैल, 3 महीने हो गए, लेकिन डेट एक थी और एक ही रहेगी। ये 3 महीने जिस दिन बिल बनाया और आफ्टर डेट था, जिस दिन बिल बनाया उस दिन से स्टार्ट होंगे टर्म ऑफ बिल, आ गया 3 महीने। ड्यू डेट क्या हो जाएगी? जिस दिन बिल ड्यू होगा पेमेंट के लिए। जिस दिन बिल पेमेंट के लिए ड्यू होता है उसके अंदर 3 दिन ऐड, 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड होते हैं, उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। तो ये 3 days ऑफ ग्रेस होते हैं, कस्टमरी है, मतलब पहले से ही प्रथा चली आ रही है कि ड्यू डेट में 3 दिन ऐड होंगे। 3 दिन ऐड करने के बाद ड्यू डेट में जो 3 days मिलते हैं वो 3 days ही मिलते हैं, 4, 5, 1, 2 नहीं होगा, 3 days ही होगा। 3 दिन ऐड करने के बाद 1 अप्रैल में 3 दिन ऐड करो तो 4 अप्रैल आती है। 4 अप्रैल आपकी होती है मैच्योरिटी डेट, जिस दिन आपको बेटा फाइनल पेमेंट करनी पड़ेगी बिल की। देखना जरा ध्यान से, पहले लिखा ड्यू डेट। ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट। ड्यू डेट वो डेट है जिस दिन बेटा जो बिल की पेमेंट है वो ड्यू होगी, मतलब पैसे मांगेंगे। ड्यू डेट में अगर मैं 3 दिन ऐड करता हूं, उन 3 दिन को बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस आर 3 एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ बिल। डेज ऑफ ग्रेस 3 एक्स्ट्रा डेज हैं जो बेटा पीरियड ऑफ बिल में क्या करे जाते हैं, ऐड करे जाते हैं। इट इज अ कस्टम
टू ऐड द डेज ऑफ ग्रेस एक कस्टम है, कस्टमरी है, मतलब बेटा पहले से ये प्रथा चली आ रही है कि 3 दिन एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए मिलेंगे। और 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आती है उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days टू द ड्यू डेट ऑफ अ बिल, द डेट on which comes after adding 3 days to the due date of a bill is called the date of maturity। 3 दिन ऐड करने के बाद ड्यू डेट में जो डेट आएगी वो मैच्योरिटी डेट होगी। मेरे एग्जाम्पल में जो ड्यू डेट थी वो 1 अप्रैल 2020 थी। डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं? 3 days। और मैच्योरिटी डेट जो आई थी बेटा वो 4 अप्रैल 2020 आई थी। यही चीज़ अभी हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है, यही चीज़ अभी हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक ड्यू डेट, एक डेज ऑफ ग्रेस और डेट ऑफ मैच्योरिटी। सबसे पहले आज हमने पढ़ा बेटा देखो टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल क्या है? जिस दिन बिल बनाया गया है और जिस दिन वो ड्यू होगा पेमेंट के लिए उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो होता है टर्म ऑफ बिल। अब आपको चेक करना है आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट है। अगर आफ्टर साइट है तो बिल का जो बेटा टर्म ऑफ बिल है वो स्टार्ट होगा जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ। अगर आफ्टर साइट है तो बिल का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा जिस दिन बिल की एक्सेप्टेंस हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग। और अगर बिल ड्रॉ हुआ है आफ्टर डेट तो बेटा बिल स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल। जिस दिन बिल बनाएगा एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन बिल ड्यू होगा पेमेंट के लिए उसको बोलते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट में अगर मैं 3 दिन ऐड कर देता हूँ, 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड कर देता हूँ ड्यू डेट में, उसको हम बोलते हैं क्या? डेज ऑफ ग्रेस। वो जो 3 एक्स्ट्रा डेज हैं उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। और डेट ऑफ मैच्योरिटी ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आती है उसको बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस दिन फाइनल हमें पेमेंट करनी होती है। तो यहां तक आपको नोट करना है। इसके लिए आप एक बार फिर से वीडियो पॉज कर रहे हो और वीडियो पॉज करके इसको नोट कर रहे हो। क्या पता अभी तक शायद नोट कर भी लिया हो, वैसे मैं समझा रहा तो शायद नोट नहीं करा होगा। तो ये चीजें थी। बेटा काफ़ी बच्चों को इसमें कई बार कंफ्यूजन आती है। आपकी बुक में भी बेटा कई बार गलत चीज़ें लिखी होती हैं। हर साल बच्चों को ये चीज़ बतानी पड़ती है। आप ज़रा ध्यान से देखना। आपकी बुक दिखा रहा हूँ एक बार आपको सामने स्क्रीन पे, ज़रा ध्यान से देखना। सपोज एग्जाम्पल दे रखा बेटा डेज ऑफ ग्रेस के बाद, पेज नंबर 16.5 चैप्टर नंबर 16। बेटा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, सपोज अ बिल इज ड्रॉन ऑन 8th March एंड इज पेबल 3 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट लिखा है मतलब जिस दिन बिल बना है उस दिन से टर्म ऑफ बिल स्टार्ट होगा। तो 8th March से आप बेटा 3 महीने कैलकुलेट करो। और मंथ्स में बोला है तो बेटा 8th ही आएगी। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। तो जो ड्यू डेट होगी वो होगी 8th जून। यही चीज यहां लिखी। द 3 months विल एंड ऑन 8th जून। ठीक है भाई, ये ड्यू डेट होगी। एडिंग 3 days द ड्यू डेट विल बी 11th जून। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। देखो बेटा यही गाना याद आएगा तुम्हें। मैं तुम्हारी बुक से ही बेटा डेफिनेशन लिखी है। द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days टू द ड्यू डेट ऑफ बिल इज कॉल्ड द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब ये क्या कह रहा है? जो बिल का टाइम पीरियड है 8th March है, 8th March से बेटा 3 months बोला है तो 8 ही डेट आएगी। 3 महीने चेक करो, अप्रैल, मई और जून। तो ड्यू डेट विल बी 8th जून। अब ये क्या कह रहा है? 3 दिन बिल में जब ऐड करते हैं डेज ऑफ ग्रेस, 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करते हैं ड्यू डेट में, वही मैच्योरिटी डेट है। तो बेटा ये जो 11th जून, इसने अब क्या लिख दिया? एडिंग 3 days द ड्यू डेट विल बी 11th जून। अब ये ड्यू डेट 11th जून नहीं है, ड्यू डेट थी 8th जून। 3 days ऐड करें, 11th जून आपकी मैच्योरिटी डेट है। और बेटा यहाँ क्या कह रहा है? ऊपर 11th जून कह रहा है ड्यू डेट, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days टू द ड्यू डेट। ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करने के बाद, मतलब 8th जून में 3 दिन ऐड करूंगा जब भी तो 11th जून आएगी, वही मैच्योरिटी डेट होती है। तो ये गलती होती है बेटा हर साल की बुक में।
इसलिए बड़े बंदे जो भी होते हैं ड्यू डेट को ड्यू डेट बोलते ही नहीं है, मतलब 8 जून को कभी ड्यू डेट बोला ही नहीं जाता, ये सिर्फ आपकी बुक में लिखा होता है। 8 जून को हम बोलते हैं द डेट ऑन विच द बिल इज बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। उसको ड्यू डेट नहीं बोलते, हम बोलेंगे 8 जून को वो दिन जिस दिन बेटा बिल ड्यू होगा। किसके लिए? पेमेंट के लिए। वैसे वही ड्यू डेट होती है, लेकिन हम उसको ड्यू डेट नहीं बोलेंगे। पेपर में अगर आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन दिखे कि ड्यू डेट निकालो, आपको मैच्योरिटी डेट ही निकालनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको पेपर में कुछ भी लिखा हो ड्यू डेट निकालो, आप हमेशा मैच्योरिटी डेट ही निकाल के आओगे। अब आप ये चीज़ें भूल जाओ बेटा, जिस दिन बिल ड्यू होगा पेमेंट के लिए 3 महीने ऐड करने के बाद वो आपकी ड्यू डेट। ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करोगे, डेज ऑफ ग्रेस। 3 दिन ऐड करने के बाद जो आपकी डेट आएगी वो आपकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। तो आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। टर्म ऑफ बिल क्या है? जिस दिन बिल बना है और जिस दिन वो बेटा ड्यू होगा पेमेंट के लिए, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो टर्म ऑफ अ बिल है। अब आपको फिर हमेशा चेक करना है आफ्टर डेट या आफ्टर साइट। अगर आफ्टर डेट है, जिस दिन बिल बनाया उसी दिन से टर्म ऑफ बिल स्टार्ट होगा। आफ्टर साइट है, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ उस दिन से बिल स्टार्ट होगा। ड्यू डेट क्या है? जिस दिन बिल ड्यू होगा पेमेंट के लिए। डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन ऐड होते हैं ड्यू डेट के बाद, और 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आती है उसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ, किसी का रहता है एक बार यहाँ वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, पहले भी बोल चुका हूँ। अब जब आप डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालोगे, आपको बेटा कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लोगे बाद में। जब आप बेटा मैच्योरिटी डेट निकालोगे तो आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। While calculating the due date or maturity date, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। बेटा आपने एक चेक देखा होगा अपने पेरेंट्स के पास, घर पे कभी पेमेंट करते हैं। बेटा जो चेक होता है वो एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। अब 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट और बता रहा हूँ, पहले भी शायद बता रखे हैं, एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट और एक टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट पर जो डेट है पेमेंट की वो स्पेसिफाइड होती है कि किस टाइम में आपको पेमेंट करनी है। अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों ना हो, चेक क्यों ना हो, चेक तो हमेशा बेटा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट पर जो बेटा पेमेंट है, मतलब जिस दिन जो डेट ऑफ पेमेंट है वो स्पेसिफाइड नहीं होती। जो डेट ऑफ पेमेंट है वो स्पेसिफाइड नहीं होती। बेटा चेक पे कोई भी डेट डाल दो, अगर जिस दिन बेटा 1 जनवरी डाल दी तो वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही, 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैं चेक की बात करूं, चेक सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है जिस दिन उसकी डेट डली। अगर 1 जनवरी डेट डली है तो बेटा वो 1 मार्च तक ही वैलिड है। अब कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है किस दिन जाना है। आपको 1 जनवरी को जाना है 1 जन को जाओ, 1 फरवरी को जाना है 1 मार्च को जाना है, लेकिन 3 महीने से पहले जाना ना, 1 को 2 को 5 को 7 को 10 को। तो सामने वाली पार्टी जो है, जिस दिन आप चेक बैंक में डालोगे उस दिन उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसको नहीं पता कि आप किस दिन चेक बैंक में डालने वाले हो पेमेंट के लिए, कि हाँ भाई पैसे दे दे। तो इसीलिए बेटा चेक एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड when the bill is payable on demand।
जब बिल पेबल होगा बेटा ऑन डिमांड, डिमांड पर, जिस दिन बोला उसी दिन पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलेंगे। जिस दिन पेमेंट के लिए बोला उसी दिन पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे चेक है 1 जनवरी को डेट डाली, अगर वो सपोज 5 जन को जाएगा तो 5 जन को ही पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलते। चेक तो मैंने एग्जांपल लिया, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। चेक बेटा हमेशा ही एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है और वो हमेशा डिमांड पर ही पे होगा। तो कोई भी अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे व्हेन द बिल इज पेबल ऑन डिमांड। और अब बेटा ध्यान से समझ लेना, एट साइट, अब ये आफ्टर साइट नहीं है, ये आफ्टर साइट नहीं है, आफ्टर अलग है, एट अलग है, ध्यान रखना। एट साइट है मतलब ये भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखें। जिस दिन बिल एक्सेप्ट हो गया एट अ टाइम, उसी टाइम आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी बिल बेटा अगर पेबल है ऑन डिमांड या एट साइट, उस पर डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे। मैं मतलब बता देता हूं, ये साथ साथ नोट करते रहना। बिल एट साइट और ऑन डिमांड, अब ये आफ्टर साइट नहीं है, आफ्टर साइट पहले वाला है, जिस दिन एक्सेप्टेंस होगी उस दिन से स्टार्ट होगा टर्म ऑफ बिल। अगर बिल एट साइट है या ऑन डिमांड है, इसका मतलब क्या है, बिल एट साइट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड, मैं और डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकता हूं। Means the instruments in which no time for payment is mentioned। क्या लिखा बेटा मैंने, बिल एट साइट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो पेबल है डिमांड पर, डिमांड पर जिस दिन बोलेगा उस दिन पे करना है, या कोई भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मीन्स द इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट है इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मैंशनड, कोई भी टाइम मेंशन नहीं है किसके लिए, पेमेंट के लिए। चेक काट के दे दिया, जिस दिन उस पर डेट डल के भाई 3 महीने के लिए वैलिड है, अब सामने वाली पार्टी जब मर्जी जाए पेमेंट करनी ही पड़ेगी। एक हम आज की क्लास में एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें बेटा वो बोलेगा कि जो बिल है वो बना है किस पर, विदाउट डेज ऑफ ग्रेस, या बेटा वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा तो उस पर डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन ऐड नहीं होंगे। जो ड्यू डेट होगी वही मैच्योरिटी डेट बन जाएगी, जो ड्यू डेट होगी वही मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। चलो आगे लिखो। अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, मैंने आपको पहले ही बताया था, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक जो होता है हमेशा डिमांड पर ही पे होगा, वो हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, चेक में कभी बेटा डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलते हैं। A bill of exchange or a promissory note is payable on demand when no time for payment is specified or it is expressed to be payable on demand।
क्या कह रहा है, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा डिमांड पर ही क्या होता है, पे होता है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड, बेटा डिमांड पर पेबल हो सकता है व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, और इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड। एक बिल ऑफ एक्सचेंज देखो, चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, हमेशा डिमांड पर ही पे होगा। एक बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई प्रोमिसरी नोट डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब बन सकता है, इज पेबल ऑन डिमांड, या तो उस पर कोई भी डेट ऑफ पेमेंट या टाइम फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, या फिर उसको बेटा बोल दिया गया है कि आप डिमांड पर ही पे करोगे, और इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, और इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड। तो डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड, आर नॉट एडिड व्हेन द बिल इज पेबल ऑन डिमांड या एट साइट, आफ्टर साइट, एट साइट, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करोगे, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या है, डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बिल है अगर बेटा पेबल है डिमांड पर या एट साइट है, ध्यान रखना, आफ्टर नहीं है, आफ्टर पे ऐड होंगे। बिल एट साइट का मतलब क्या है, ये किसी का रहता हो तो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना। बिल एट साइट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, बिल एट साइट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिस पर टाइम लिमिट मेंशन नहीं होती, पेमेंट का टाइम मेंशन नहीं होता। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, चेक हमेशा ही डिमांड इंस्ट्रूमेंट रहता है। और एक बिल ऑफ एक्सचेंज या एक प्रोमिसरी नोट क्या बन सकता है, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, इज पेबल ऑन डिमांड, या तो उस पर कोई टाइम फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड ना हो, नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, और इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, कि उसको बोल दिया जाए कि आपको डिमांड पर ही पे करना है। ये किसी का भी रहता है, वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना किसी का रहता है तो। नेक्स्ट चीज ध्यान से देखना, when the period of the bill is in months, calculation of maturity date will be in terms of calendar months, ignoring the number of days in a month. बेटा जब पीरियड ऑफ बिल अगर मंथ्स की डेट में स्पेसिफाइड है, तो हम जो मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन है, वो भी मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन जो है वो मंथ्स में ही करेंगे। व्हेन द पीरियड ऑफ द बिल इज इन मंथ्स, जब बेटा पीरियड ऑफ बिल किस में होगा, मंथ्स में, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, जो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी है, विल बी इन टर्म्स ऑफ मंथ्स या कैलेंडर मंथ्स जो होते हैं उसी में, नॉर्मल सी बात वही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कैलेंडर मंथ्स में ही होगा, इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया था, 1 जनवरी बिल बनाया 3 महीने का, तो 3 महीने बेटा जो ड्यू डेट आ रही थी वो 1 अप्रैल आ रही थी। अब आप बोलो सर
फेब में तो 28 या 29 दिन होते हैं, 28 और 29 डेज होते हैं, उसमें 31 या 30 होते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जब डेज में कैलकुलेशन होगी जब लेना देना होता है, जब डेज में कैलकुलेशन होगी जब लेना देना होगा। अगर मंथ में कैलकुलेशन है, कितने भी दिन क्यों ना हो महीने में, उस मंथ में कितने भी डेज क्यों ना हो, उसको इग्नोर करोगे। आप जो कैलकुलेशन है वो बेटा मंथ्स में ही करोगे, आप जो कैलकुलेशन है वो मंथ्स में ही करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें बेटा डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे। इन दिस केस ऑल्सो 3 days of grace are added। तो 3 days of grace इसमें ऐड होंगे। किसी का रहता है तो यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। मैं एक बार आपको इसका एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखना बेटा। A bill dated 1st Jan 2020 is payable 3 months। लिखा है बेटा 3 months आफ्टर डेट। अब देखो बेटा, जो बिल की डेट है वो किस में बोली है, महीनों में, तो मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन भी किस में होगी, मंथ की डेट में। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 जनवरी 2020। अब आपको चेक करने हैं 3 महीने। अगर बेटा मैंने आपको पहले भी बताया और आप इसको नोट कर रहे हो, अगर मंथ्स में कैलकुलेशन है, आपको नंबर ऑफ डेज इग्नोर करने हैं कि कितने दिन हैं। जो फर्स्ट है तो बेटा यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग डे ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे ड्यू डेट, सबसे पहले निकालेंगे ड्यू डेट, वो फर्स्ट ही आएगी। यहाँ फर्स्ट ही हम लिखने वाले हैं। अब 3 महीने चेक करने हैं। जनवरी चला गया, फेब्रुवरी 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 मतलब फेब, मार्च अप्रैल मतलब फरवरी मार्च और अप्रैल। 3 महीने कब खत्म होंगे, अप्रैल में। तो 1 अप्रैल 2020 ये आपकी आ जाएगी ड्यू डेट। एक बिल है 1 जनवरी 2020 को बना है, पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट है, बिल का पीरियड जिस दिन बिल बना उसी दिन से स्टार्ट होगा, वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, कोरस्पॉन्डिंग डे देखना होता है मंथ्स में। मंथ्स में बेटा कोरस्पॉन्डिंग डे देखना होता है। 1 जनवरी है तो 1 अप्रैल। अब इसमें ऐड करते हैं 3 days ऑफ ग्रेस। 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 1 अप्रैल से 2nd, 3rd और 4th। तो मैच्योरिटी डेट विल बी 4 अप्रैल 2020। मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 4 अप्रैल 2020। तो ध्यान रखना, मंथ में कैलकुलेशन है तो मंथ में ही उसको कैलकुलेट करेंगे। और मंथ में कॉरस्पॉन्डिंग डेट देख लिया करो, 1 है तो 1, 10 है तो 10, बस मंथ चेंज कर दिया करो। 3 महीने कब होंगे, जैन के बाद फेब, मार्च और अप्रैल। अब यहाँ ध्यान रखना है भाई, एक महीना तो कब खत्म होगा, 31 जनवरी को, ऐसा नहीं देखना हमें। कोरस्पॉन्डिंग डे देखना है, फर्स्ट है तो फर्स्ट, और 3 महीने इसके बाद कैलकुलेट कर लो। तो स्टार्टिंग से देख लो, किसी का रहता है तो वीडियो पोस्ट कर सकते हो। तो अभी हमने पढ़ा, जब बेटा पीरियड ऑफ बिल मंथ्स में होगा, व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज इन मंथ्स,
कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट विल बी इन मंथ्स या कैलेंडर मंथ्स, इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। नंबर ऑफ डेज को इग्नोर कर देंगे जो एक महीने में कितने हैं, लेकिन 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड होगा। ड्यू डेट आ जाएगी 3 महीने निकालने के बाद, 3 महीने टर्म ऑफ बिल हो गया, 1 अप्रैल ड्यू डेट, ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करें, ये आपका आ गया मैच्योरिटी डेट। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। When the period of the bill is stated in days, the calculation of the maturity date will be in days। अगर बेटा जो पीरियड ऑफ बिल है इज स्टेटेड इन डेज, उसने अगर बेटा जैसे बोल दिया अ बिल डेटेड 1 जनवरी 2020 इज पेबल 60 डेज आफ्टर डेट आफ्टर साइट 60 डेज, तो हमें कैलकुलेशन भी डेज में ही करनी है। तो यहाँ क्या लिखा, व्हेन द पीरियड ऑफ द बिल इज स्टेटेड इन डेज द कैलकुलेशन ऑफ द मैच्योरिटी डेट, जो कैलकुलेशन है मैच्योरिटी डेट की विल बी इन डेज में ही होगी। which includes the date of payment, which includes the date of payment but excludes the date of transaction। ये क्या है, ये समझाता हूँ अभी। however 3 days of grace are added, जो 3 दिन है ग्रेस पीरियड वो ऐड होगा। अब ये देख लेना कैसे, पहले एग्जांपल समझ लेना। बेटा सपोज एक बिल है, अ बिल डेटेड 1 जनवरी 2020 is payable 60 days after date। A bill dated 1 जनवरी 2020 is payable 60 days after date। अब बेटा यहाँ पे जो है आफ्टर डेट है, मतलब जिस दिन बिल बना है उसी दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या देखने हैं 60 डेज, और 3 दिन ग्रेस पीरियड के भी ऐड होंगे। अब हमें जो 60 डेज चेक करने हैं, बेटा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जिस दिन बिल बनाया गया वो 1 जनवरी है, 1 जनवरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, चाहे आफ्टर डेट हो चाहे आफ्टर साइट, जिस दिन जो पहला दिन होगा 1 जनवरी है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 जनवरी 2020 बेटा ड्यू डेट देखना, हमें 60 डेज देखने हैं। चेक करो बेटा, जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज लूँ नहीं, 1 जनवरी को एक्सक्लूड करो, 31 में से एक दिन चला गया तो जनवरी के कितने दिन 30 डेज। और मैंने यहाँ पर क्या लिया है 2020, 2020 इज अ लीप ईयर, बेटा ये एक लीप ईयर है, और 2020 में फरवरी में 29 डेज होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। 1 जनवरी को बिल बनाया गया है, 1 जनवरी को बिल बनाया गया है, जो बेटा पेबल है 60 डेज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट लिखा है तो जिस दिन बिल बनाया गया उसी दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, टर्म ऑफ बिल स्टार्ट होगा। ये आफ्टर डेट है, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन 60 डेज। अब हमें जो कैलकुलेशन अगर डेज में लिखी है तो कैलकुलेशन डेज में ही करनी पड़ेगी।
अगर कैलकुलेशन डेज में लिखी है तो डेज में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डेज जिस दिन कैलकुलेट करेंगे पहला दिन इंक्लूड नहीं करते, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं करते, 1 जनवरी इंक्लूड नहीं होगा। जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 में से फर्स्ट हटा दो तो 2 to 30th 31 जनवरी लेंगे तो 30 दिन। और ये 2020 है, फरवरी में 29 डेज होंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। 13 प्लस 30 प्लस 29 ये हो गए 59। हमें तो 60 डेज देखने हैं, तो बेटा नेक्स्ट डे जो आएगा वो 1 डे किसका आएगा, मार्च का। तो ड्यू डेट विल बी 1 मार्च 2020। 60 डेज देखने हैं, 60 डेज कैलकुलेशन डेज में बोली, कैलकुलेशन डेज में ही होगी मैच्योरिटी डेट की, लेकिन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करेंगे। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करेंगे। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, 1 जनवरी, इसको इंक्लूड नहीं करना। तो जनवरी में 31 दिन, लेकिन कितने लेंगे, 30, क्योंकि फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करना। 2020 है लीप ईयर, 29 डेज, ये 59। 1 डे किसका होगा, मार्च का, ये हो जाएंगे जैन के। 29 डेज फरवरी के, 1 डे किसका, मार्च का। तो ड्यू डेट कितनी आ जाएगी, 1 मार्च। तो यहाँ यही लिखा था, when the period of the bill is stated in days। जब बेटा पीरियड ऑफ बिल किस में होगा, डेज में। the calculation of the maturity date will be in days। जो कैलकुलेशन है मैच्योरिटी डेज की वो डेज में ही होगी। which includes the date of payment, जिसमें क्या इंक्लूड होगा, डेट ऑफ पेमेंट, बट एक्सक्लूड्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स द डेट ऑफ पेमेंट। 1 मार्च को हमने इंक्लूड करा जिस दिन पेमेंट होनी है, लेकिन एक्सक्लूड किसको करा था, 1 जनवरी को, वो थी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। लेकिन 3 डेज ऐड होंगे, ऐड 3 डेज ऑफ ग्रेस। 1 मार्च है, 3 दिन ऐड करो, 2nd, 3rd और 4th, तो मैच्योरिटी डेट विल बी 4th मार्च। 4th मार्च 2020 मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 4th मार्च 2020। तो किसी का स्टार्टिंग से रहता है तो नोट कर सकते हो। 3 चीज़ें मैंने अभी आपको अभी तक बताई हैं। अगर डेज ऑफ ग्रेस, सबसे पहली बात, डिमांड इंस्ट्रूमेंट में जो बिल होता है, व्हेन बिल इज पेबल ऑन डिमांड या एट साइट, ऑन डिमांड या एट साइट, उस पर डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते। बिल एट साइट या ऑन डिमांड का क्या मतलब है, बिल ऑन डिमांड जिस पर डेट मतलब जो टाइम है पेमेंट का वो मेंशन नहीं होता। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। एक बिल या प्रोमिसरी नोट, डिमांड इज पेबल ऑन डिमांड, अगर उस पर कोई व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड और इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड। अगर पीरियड ऑफ बिल मंथ्स में है तो कैलकुलेशन मैच्योरिटी डेट की मंथ्स में ही होगी। नंबर ऑफ डेज इग्नोर करने हैं, चाहे एक महीने में कितने भी क्यों ना हो, 3 दिन ऐड होंगे। और अगर पीरियड ऑफ बिल स्टेटेड इन डेज तो कैलकुलेशन हमें डेज में ही करनी है, जिसमें डेट ऑफ पेमेंट इंक्लूड होगा, मतलब 1 मार्च वो इंक्लूड होगा, लेकिन 1 जनवरी इंक्लूड, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ये हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा। एक बिल था, ये नोट हो गया होगा, नहीं तो वीडियो पोस्ट कर लेना। एक बिल था जो 1 जनवरी 2020 को बनाया, इस पेबल 60 डेज आफ्टर डेट है, सिखाया था जिस दिन बिल बनाया उसी दिन स्टार्ट होगा 60 डेज। अब चेक करने हैं 1 जनवरी से, लेकिन 1 जनवरी इंक्लूड नहीं करेंगे, 60 डेज है, काउंट करो। जनवरी में कितने दिन, 31, लेकिन 31 में से फर्स्ट हटा दो तो 30 डेज जनवरी के, 29 डेज फरवरी की, क्योंकि 2020 है, 2020 इज अ लीप ईयर। 29 59 हो गया, एक डे, 1 डे किसका बेटा, मार्च का। तो ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 1 मार्च 2020, लेकिन इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 4 मार्च 2020। ये आपका यहाँ तक नोट हो गया होगा। मैं नेक्स्ट पे टर्न कर रहा हूँ।
फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, if the date of maturity या maturity date falls on a day which is a public holiday, जैसे बेटा 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी गस्टेड हॉलीडे होता है, या बेटा इसको पब्लिक हॉलीडे बोलते हैं, मतलब जिस दिन पूरे देश की छुट्टी होती है। तो मैच्योरिटी डेट, अब बेटा हमें पता है, देखो कोई बिल है जिसकी मैच्योरिटी डेट 26 जनवरी को आ रही है, लेकिन हमें पता है 26 जनवरी को तो छुट्टी होती है। तो हमें जब पहले से ही पता है जिस दिन छुट्टी है, मतलब कोई भी ऐसा हॉलीडे जो बेटा जो पहले से ही फिक्स है, पब्लिक हॉलीडे है, गजेटेड हॉलीडे है, तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल shall be कंपल्सरी है preceding business day, preceding business day। अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी एक ऐसे दिन आती है जो पब्लिक हॉलीडे पर है, जो पब्लिक हॉलीडे पर है, तो मैच्योरिटी डेट जो बिल की होगी वो प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे होगी, एक दिन पहले होगी। ध्यान रखना, एक दिन पहले होगी। मैं आपको इससे एग्जांपल करवा देता हूँ। A bill dated या a bill of exchange dated 27th November 2018 payable 60 days after date विदाउट ग्रेस। देखो बेटा, हमने बोला था एक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट क्या बन सकता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, पेबल ऑन डिमांड। या तो क्या हो, उस पर डेट ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड ना हो, या फिर इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड। कह रहे एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बेटा 27 नवंबर 2018 को बनाया गया है, पेबल 60 डेज आफ्टर डेट, मतलब 27 नवंबर से स्टार्ट होगा पीरियड, विदाउट ग्रेस। इसमें डेट मतलब डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे। पहली बात चेक करनी है बिल कब बना, 27 नवंबर। सबसे पहले चेक करो आफ्टर डेट। आफ्टर डेट है जिस दिन बिल बना उस दिन से स्टार्ट होगा। फिर इसकी जो कैलकुलेशन है वो डेज में है, 60 डेज यहीं कर देता हूँ। जो कैलकुलेशन है वो डेज में है, तो हमें मैच्योरिटी डेट भी डेज में ही निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब डेज में कैलकुलेशन करते हैं तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को, जो बिल होता है 27 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 27 नवंबर 2018 यहां से अब आपको काउंट करने हैं 60 डेज। यहां से अब आपको काउंट करने हैं 60 डेज। सबसे पहला नवंबर में डेज होते हैं कितने? 30th नवंबर लास्ट डे होता है। कितने दिन बचे हैं? देखो 27 को इंक्लूड नहीं करना,
27 को इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। यहाँ से आप जब 60 डेज देख रहे हो, आप बेटा 27 नवंबर को इंक्लूड नहीं करोगे, आप 27 नवंबर को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो नवंबर के कितने दिन बचे? 27 हटा दो, मतलब 27 दिन तो ऐसे ही चले गए। 27 भी हट जाएगा, 1 to 26 तो पहले ही हटा पड़ा क्योंकि बिल ही 27 को बना है। 27 हटा दो, कितने दिन बचे? 28, 29 और 30। मतलब नवंबर के कितने दिन? नवंबर के कितने दिन? 3 डेज। 60 डेज देखने हैं। दिसंबर के कितने? 31 पूरे आ जाएंगे, 31 डेज। उसके बाद आएगा जनवरी, 3 और 31, ये कितना हो गया? 34। हमें टोटल चाहिए 60, 60 माइनस 34, तो जनवरी की आए 26 डेज। जनवरी के कितने आए? 26 डेज। अब आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, 27 नवंबर को बिल बनाया गया 60 दिन के लिए, जिसमें आफ्टर डेट है तो 27 नवंबर से स्टार्ट होगा, और विदाउट ग्रेस है, उस पर डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे। 27 नवंबर 2018, 60 डेज चेक करने हैं, 27 को हटा दो और 1 to 26 पहले से ही हट गए हैं। तो नवंबर में कितने दिन बचे? 27 हटा देना, 28, 29 और 30 नवंबर, तो मतलब 3 दिन बचे, 27, 28, 29। उसके बाद दिसंबर आया, दिसंबर में पूरे 31 डेज पूरे ले लेंगे क्योंकि 60 अभी पूरे नहीं हुए हैं, 60 डेज अभी पूरे नहीं हुए हैं। उसके बाद क्या आया? जनवरी, 34 हो गए, 60 चाहिए तो 26 डेज और। तो अब ये जो डेट आ रही है ये 26 जनवरी 2019, क्योंकि 2018 था तो बेटा नया साल लग गया होगा, हैप्पी न्यू ईयर। 26 जनवरी 2019। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? 26 जनवरी क्या होता है बेटा? रिपब्लिक डे। क्या होता है? रिपब्लिक डे, पब्लिक हॉलीडे है, पता है बेटा, गेस्टेड हॉलीडे है कि कंफर्म छुट्टी है ही है। इफ द मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ डे विच इज अ पब्लिक हॉलीडे, अगर बेटा वो पब्लिक हॉलीडे है और अ गेस्टेड हॉलीडे, द मैच्योरिटी डेट शेल बी, कंपल्सरी है, प्रीसीडिंग बिजनेस डे, जो उससे पहले वाला प्रीसीडिंग बिजनेस डे होगा, पिछला बिजनेस डे। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस ये मैच्योरिटी डेट नहीं होगी, सिंस 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे। 26 जनवरी क्या है? पब्लिक हॉलीडे। द बिल ऑफ एक्सचेंज becomes ड्यू ऑन, कब ड्यू होगा? और डेज ऑफ ग्रेस तो है नहीं बेटा, डेज ऑफ ग्रेस नहीं है, इसलिए मैं 3 दिन ऐड नहीं कर सकता। ड्यू कब होगा? 25 जनवरी 2019, 26 जनवरी 2019। as per terms of the promissory, sorry, terms of the bill of exchange, as per the terms of the bill of exchange, no days of grace have been taken into consideration। तो
तो इनके अकॉर्डिंग इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? बिल ऑफ एक्सचेंज में। और यहाँ पे हमें बोला था विदाउट ग्रेस है, इसलिए हम ग्रेस पीरियड ऐड नहीं कर सकते। तो ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट सेम होती 26 जनवरी। 26 जनवरी नहीं हो सकती क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसा दिन है जिस दिन मैच्योरिटी डेट अगर पब्लिक हॉलीडे पे आती है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, ध्यान रखना। 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है। ये 3 छुट्टियां याद रख सकते हो बेटा, ये तो आप सबको पता ही है। बाकी अगर कोई भी होगा तो बता देगा। तो मैच्योरिटी डेट शैल बी क्या होगी भाई? प्रीसीडिंग बिजनेस डे। अच्छा, एक दिन पहले संडे आ गया सर, वो बिजनेस डे थोड़ी होता है। उससे पहले जो बिजनेस डे होगा वो बेटा एक नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे कुछ नए एग्जांपल्स के बारे में। आज की क्लास ऑलरेडी 1 घंटे 16 मिनट की हो चुकी है, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। आप एक बार इन सब की रिवीजन करके आओगे। मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मैच्योरिटी डेट के 2 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करके आना, सब चीज़ रिवाइज करके आना। रिवीजन कर रखी होगी, जब भी आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो एक बार पहले दिखा दूं, फिर बोलना स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा सबसे पहला बंदा ड्रॉर कौन होता है? जो बिल को बनाता है, जो क्रेडिट अलाउ करता है, क्रेडिट ग्रांट करता है किसको? ड्रॉई को। जो बायर है, ये क्रेडिटर होता है किसका? ड्रॉई का। ड्रॉई कौन है? जिसको क्रेडिट अलाउ किया गया है, जिसके ऊपर बिल बनाया गया है, तो ये डेटर होता है ड्रॉर का। पेई कौन है? जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलने वाला है, वो ड्रॉर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। टर्म ऑफ बिल क्या है? जिस दिन बिल बनाया गया और जिस दिन वो ड्यू होगा पेमेंट के लिए, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो होता है टर्म ऑफ बिल। 2 चीज़ें बताई, एक आफ्टर डेट और एक आफ्टर साइट। अगर आफ्टर साइट है तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ उस दिन से बेटा जो टर्म ऑफ बिल है स्टार्ट होगी। और आफ्टर डेट है, एक्सेप्टेंस जब मर्जी हुई हो, जो पीरियड ऑफ बिल है वो कब से स्टार्ट होगा? टर्म ऑफ बिल जिस दिन बिल बना दिया गया है। ड्यू डेट क्या है? जिस दिन बिल ड्यू होता है पेमेंट के लिए। फिर एक आया डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या है? 3 दिन ऐड होते हैं, कस्टमरी है, जो बेटा ड्यू डेट में ऐड करे जाते हैं, वो डेज ऑफ ग्रेस होते हैं। 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगी वो डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी डेट निकालते टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी, मैंने 4 पॉइंट बताए। अगर डेज ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं होंगे किस में? व्हेन द बिल इज पेबल ऑन डिमांड या एट साइट। आफ्टर साइट नहीं, एट साइट। एट साइट है मतलब बेटा वो एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट पे कभी भी डेज ऑफ ग्रेस अलाउ नहीं होते। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट रहता है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड हो सकता है व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, जिसपे पेमेंट का टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, या बेटा वो एक्सप्रेस है पेबल ऑन डिमांड, जैसे ये था। विदाउट ग्रेस लिख दिया तो डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करने। उसके बाद अगर बेटा व्हेन द पीरियड ऑफ द बिल इज स्टेटेड इन मंथ्स, तो बेटा कैलकुलेशन मैच्योरिटी डेट की क्या होगी? कैलेंडर मंथ्स में ही होगी। और अगर मैच्योरिटी डेट बोली है डेज में निकालने के लिए, ठीक है, तो बेटा वो डेज में ही कैलकुलेशन होगी। और मैच्योरिटी डेट अगर एक पब्लिक हॉलीडे पर आती है, मैच्योरिटी डेट एक पब्लिक हॉलीडे पर आती है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी मैच्योरिटी डेट होगी वो प्रीसीडिंग बिजनेस डे होगी, एक दिन पहले का होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त, ये चीज आप चीजें ध्यान में रख सकते हो। आज की क्लास में हमने कुछ नई चीजें सीखी। नेक्स्ट क्लास में प्लीज इसको रिवाइज करके आना। एक बार स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, जिसका भी रहता है नोट कर सकता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना। पेपर में कंफर्म 1 मार्क का इससे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको क्वेश्चन देंगे, मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए आएगी, वो आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते रहिए गौरव धमीजा क्लासेस। जब तक के लिए खुदा हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो, पेपर आने वाले हैं।